गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान भाग 1 में आप सबका स्वागत है। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम उस गति के नियमों के बारे में देख रहे थे। हमारा पहला पार्ट है गति के नियम। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इस पार्ट के 2 भाग होते हैं। एक गति की परिभाषा और गति के संबंधित अन्य संज्ञाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, और जो दूसरा भाग है वो है गति संबंधी नियम और उनके समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने गति, त्वरण, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, विस्तार में जानकारी प्राप्त की है। आज हम न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन के गति संबंधी समीकरण। न्यूटन के गति संबंधी समीकरण। न्यूटन ने पिंड के गति का अध्ययन किया और बाद में गति संबंधी 3 समीकरण प्रतिपादित किए हैं। एक सरल रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण और समय में संबंधित इन समीकरणों द्वारा स्थापित किया गया। न्यूटन ने बताया है कि जब कोई भी पिंड एक रेखा में गतिशील होता है तब विस्थापन, वेग और त्वरण और समय इन चारों के संबंध में कुछ समीकरण बनाए जा सकते हैं। पर यहाँ पर पिंड कैसा होना चाहिए? एक रेखा में गतिशील होना चाहिए। तो जो अभी आगे जाके हम 3 समीकरण देखने वाले हैं, इन तीनों समीकरणों में आप देखोगे कि विस्थापन, वेग, त्वरण और समय इन चारों के साथ क्या आपस में संबंध है, और परीक्षा में आपको इस प्रकार के संबंध के बारे में पूछा जा सकता है। ये समीकरण परीक्षा के रूप से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गति संबंधी समीकरण हम देख रहे हैं। पहला समीकरण है v इक्वल्स टू u प्लस at। हम सबको पता है, यहाँ पे हर संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। दोबारा एक बार चाहे तो उसके बारे में हम दोहराव कर लेते हैं। u का मतलब क्या है? u मतलब प्रारंभिक वेग। v का मतलब क्या है? अंतिम वेग। a यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण, t यानी कि समय, s यानी कि विस्थापन। हम इन संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। दोबारा एक बार, v और u प्रारंभिक और अंतिम वेग दर्शाते हैं, a त्वरण दर्शाता है, t समय और s विस्थापन दर्शाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी पिंड एक सरल रेखा में गतिमान हो तो वेग, समय, विस्थापन और त्वरण इन चारों से संबंधित इन समीकरण बनाए गए हैं। तो पहला समीकरण देखिए। पहला समीकरण आपको दिया गया है v बराबर u प्लस at। यह आपका गति संबंधी पहला नियम है। और ये जो नियम है, पहला नियम, यह नियम वेग और समय से संबंधित है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर समीकरण में v और u दोनों भी वेग दर्शाते हैं। v और u क्या दर्शाते हैं? वेग दर्शाते हैं। a भी क्या है? गति है। और एक गति a क्या है? त्वरण है। और त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में होने वाला परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन होता है तभी तो त्वरण होता है ना। तो यहाँ पर a भी क्या दर्शाता है? वेग ही दर्शाता है। यह परिवर्तन हुआ वेग दर्शाता है। और t जो है वो समय दर्शाता है। यानी कि इस पूरे समीकरण में हम वेग और समय इन दोनों बातों का संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समीकरण पहला में वेग और समय संबंध दर्शाया गया है। आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति विषयक समीकरण में वेग और समय का संबंध दर्शाने वाला
समीकरण कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि वेग और समय का संबंध दर्शाने वाला समीकरण ये न्यूटन का पहला समीकरण है, जो कि कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी। अब हम देखेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कौन सा संबंध दर्शाता है? विस्थापन और समय का संबंध दर्शाता है। विस्थापन और समय का संबंध दर्शाता है। यहाँ पर s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह आपका समीकरण है। s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये दूसरा समीकरण विस्थापन और समय का संबंध दर्शाता है। तीसरे समीकरण में दोबारा विस्थापन और वेग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर समय के कोई स्थान नहीं है, समय का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। क्या है तीसरा समीकरण? v स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये तीनों समीकरण अच्छे से याद ही करने होंगे, तभी जाकर आपको ये समीकरण समझ में आएंगे। आपको मैंने जैसे बताया कि आपको हर एक संज्ञा का यहाँ पे मतलब पता है। जैसे एक बार दोबारा हम लिख कर लेते हैं। यहाँ पे u का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग। v का मतलब क्या है? अंतिम वेग। कभी कभी हमें इंग्लिश शब्द ज़्यादा आसान लगते हैं। तो u का मतलब शुरुआत का वेग, और v का मतलब क्या है? अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेग। हाँ, फाइनल स्पीड। s का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? यहाँ पर त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। t का मतलब क्या है? समय। और s क्या है? विस्थापन। ये जो संज्ञा है आपको पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट निकालो। मैं नोट्स तो आपको देने ही वाली हूँ प्रश्न के ज़रिए, पर इसे आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीनों नियम मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों नियम आपने अच्छे से याद करने हैं। इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको उदाहरण हल करने हैं, जो कि आपको मैं पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद अंत में सिखाने वाली हूँ। एक समान वृत्ताकार गति, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखेंगे। हमें सर्कुलर मोशन मतलब क्या पता है? वृत्ताकार गति हमने पढ़ी है 9वीं कक्षा में, आपको याद होगा। जब कोई भी पिंड वृत्ताकार दिशा में गतिमान होता है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति। पर जब कोई भी पिंड समान कालावधि में समान अब अगर वृत्ताकार गति में आपको पिंड की चाल ज्ञात करनी हो, तो आप पिंड की चाल कैसे ज्ञात करोगे? एक समान वृत्ताकार गति का मतलब होता है कि जब पिंड एक समान अंतर में समान दूरी तय करता है, पर वो दूरी कैसी होगी? वृत्ताकार प्रत में होगी। हम एक समान गति के बारे में जानते हैं। एक समान गति का मतलब क्या है? समान समय पर या इकाई समय पर समान दूरी तय करना, इसे हम एक समान गति कहते हैं।
यहाँ पे वही परिभाषा है, परंतु यहाँ पे एक सरल रेखा में न चलते हुए आपका पिंड वृत्ताकार गति में चल रहा है, इसलिए इसे वृत्ताकार, एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, देखिए हम सब चाल का सूत्र जानते हैं। चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय, ये चाल का सूत्र है ना। तो यहाँ पर तय की गई दूरी है, वृत्ताकार गति में ये दूरी क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। इसलिए वृत्ताकार गति में एक समान वृत्ताकार गति में चाल का सूत्र क्या होगा? परिधि बटे समय, जो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। ये है वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति का सूत्र, चाल बराबर परिधि बटे समय। आगे देखते हैं, एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा ज्ञात करना। एक घूमने वाली चकती ली है हमने और उसके किनारे पर 5 रुपए का सिक्का रख दिया और चकती को हमने गोल गोल घुमाया। जब अधिक वेग से चकती घूमने लगती है तो आप अवलोकन करो कि जो सिक्का होता है वो सिक्का विभिन्न स्थानों पर वो जो सिक्का है वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड में जब आपकी चकती घूमती है तो सिक्का क्या होता है? बाहर की तरफ फेंका जाता है। और जब ये सिक्का बाहर की तरफ फेंका जाता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये आपका चकती है, यहाँ पर आपने सिक्का रखा है। जब ये चकती गोल 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 घूम रही है तो सिक्का क्या होता है? सिक्का भी चकती के साथ घूमने लगता है और सिक्के को एक वृत्ताकार गति प्राप्त होती है। पर जब ये वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब सिक्का चकती को छोड़कर चकती से बाहर एक सीधी रेखा में क्या करता है? चकती से बाहर क्या करता है? ये फेंका जाता है। और ये जो चकती से बाहर फेंकने की जो ये क्रिया है या जो दिशा है वो कैसी होती है? ये दिशा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। समझा? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक समान वृत्ताकार गति में सिक्का जो है वो चकती के त्रिज्या के लंबवत दिशा में जो स्पर्शिका स्पर्श करती है उसकी दिशा में बाहर की ओर फेंका जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, इन उदाहरणों के बारे में हम अंत में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि न्यूटन के संबंधी के नियम। न्यूटन संबंधी जैसे 3 समीकरण थे वैसे ही न्यूटन के 3 नियम हैं और ये नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहला नियम हम देखते हैं। सबसे पहले नियम को देखने से पहले मैं आपको 2 संज्ञाएं बता दूं। एक है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। अब संतुलित बल का मतलब क्या है? जब किसी पिंड पर दोनों तरफ से बल लगाया जाता है तब उसे कहते हैं संतुलित बल। जैसे कि अगर ये आपकी वस्तु है और इस वस्तु को यहाँ से भी बल लग रहा है और यहाँ से भी बल लग रहा है, दोनों दिशाओं से बल लग रहा है, तो इसे कहते हैं संतुलित बल। पर अगर किसी पिंड पर एक ही दिशा से बल लग रहा हो तो उसे कहते हैं असंतुलित बल। जैसे कि अगर आप रस्सी खींच का खेल खेल रहे हो तो आप देखते हो कि रस्सी खींच के खेल में आप रस्सी को दोनों तरफ से अपनी ओर खींचते हो। दोनों तरफ की टीम रस्सी को अपनी अपनी ओर दोनों तरफ से खींचती है, इसलिए रस्सी अपनी जगह पर स्थिर रहती है। इसे कहते हैं संतुलित बल।
पर अगर आप दोनों तरफ के टीम में से किसी एक तरफ की टीम में या एक तरफ की टीम अगर कमज़ोर पड़ गई या उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया, तो यहाँ पर सारा बल क्या हो जाएगा, एक तरफ की टीम के ज़रिए लगाया जाएगा। और यहाँ पर जो टीम बल लगाने जाएगी या रस्सी खींचने जाएगी, वो टीम नीचे की तरफ गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर रस्सी खींच में सिर्फ एक ही तरफ से बल लगाया गया था, और इस तरह के बल को कहते हैं असंतुलित बल। तो आपको संतुलित और असंतुलित बल के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है, यदि किसी पिंड को कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता हो, तब तक वो वस्तु उसकी विराम अवस्था और सरल रेखा में एक समान अवस्था में सातत्यता रखती है। इसका एकदम सिंपल सादा मतलब ये होता है कि यदि जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगाता, जब तक किसी पिंड को बाहर से असंतुलित बल नहीं लगाया जाता, तब तक पिंड यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और यदि वो एक सरल रेखा में एक समान गति में, अगर उसको एक समान गति प्राप्त है, तो वो उसी एक समान गति में ही चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। जैसे कि आपके टेबल पे रखा हुआ ग्लास तब तक वहाँ से नहीं हिलेगा, तब तक वो विराम अवस्था में रहेगा, जब तक कि आप उसे खुद से वहाँ से हटाते नहीं हैं। या कोई तेज चलने वाला पंखा तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उसे रोकते नहीं हो, या आपने कोई फेंका हुआ गेंद तब तक नहीं रुकेगा जब तक सामने से कोई चीज़ उसको टकराती नहीं है या उसका वेग कम नहीं हो जाता। यानी कि जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता, तब तक विराम अवस्था में रहने वाली वस्तु अथवा सरल रेखा में समान गति में कार्यरत वस्तु उसी अवस्था में रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी को कहते हैं पिंड का जड़त्व। इसे ही क्या कहते हैं? पिंड का जड़त्व। जड़त्व मतलब क्या? जहाँ पर है वहीं पर पिंड अपने वजन के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण अपनी अवस्था को कायम रखता है। वो तब तक वहाँ से हिलता डुलता नहीं है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। इसे कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व शब्द को आप ध्यान में रखो। गति संबंधी पहले नियम में जड़त्व शब्द का बहुत मतलब है। ये देखिए, इसलिए गति संबंधी पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे अपने अंडरलाइन करना है, लिख कर रखना है। आपको रिक्त स्थान के लिए यह वाक्य पूछा जाएगा। आपको जो मैं रिक्त स्थान या सत्य असत्य या जोड़ियों के लिए बता रही हूँ यहाँ पर समय समय पर, आपने वहाँ निशान लगा के रखने हैं और उसे गौर करना है, उसे लिख कर लेना है। याद रखो, न्यूटन का पहला नियम जो है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम क्या है। उससे सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेग का मतलब क्या है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर आघात करता है, तो उस आघात का परिणाम किस पर निर्भर होता है? उन पिंडों के द्रव्यमान और उनके वेग पर निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी खड़ी हुई टेम्पो पर अगर कोई मोटर बाइक आकर टक्कर लगाती है, तो उस टेम्पो पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। टेम्पो का द्रव्यमान ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्पो स्थिर अवस्था में है, परंतु यहाँ पर गतिमान जो स्कूटर है उस पर परिणाम ज़रूर होगा।
यहाँ पर स्कूटर पर परिणाम क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूटर का जो द्रव्यमान है वो टेम्पो के द्रव्यमान से बहुत ही नगण्य है। दूसरा, स्कूटर का जो वेग है वो टेम्पो के वेग से ज़्यादा है, क्योंकि टेम्पो तो स्थिर अवस्था में है। यही अगर आप उल्टी अवस्था में ले लो तो क्या हो जाएगा? अगर टेम्पो पर कोई दूसरा टेम्पो आकर अगर टक्कर लगाता है तो दोनों भी टेम्पो का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान और स्पीड यानी कि वेग दोनों भी यहाँ पर मायने रखते हैं। तो किसी भी पिंड पर दूसरा पिंड जब आघात करता है तो होने वाला परिणाम ये उस दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके वेग पर निर्भर करता है, और इसे ही संवेग कहा गया है। पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। आपने ये भी अंडरलाइन करके रखना है, आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ये जो है पार्ट, इसको आपने अंडरलाइन करना है, या आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। संवेग का की परिभाषा बताओ, और संवेग को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? संवेग मतलब P इक्वल्स टू एम वी। एम मतलब क्या? वस्तु का द्रव्यमान, और V क्या है? वस्तु का वेग या उसकी गति। और यहाँ पर संवेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यहाँ पर जिस वेग के बारे में हम बात कर रहे हैं ये वेग भी क्या है? सदिश राशि है। इसलिए संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। तो अब आपको संवेग के बारे में समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गति का दूसरा जो नियम है वो क्या है। यहाँ पर अच्छा, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद करके आ रही हूँ।